अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों का क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं इस वक्त ट्यूनिस शहर में हूँ। ट्यूनिस एक मुल्क है नॉर्थ अफ्रीका का, इस्लामी मुल्क है और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। आप यकीन करें कि जब मैं यहाँ पे आया और क्योंकि ग्रुप के साथ आया था, मेरे साथ ग्रुप है आईबैक्स का, हम सब लोग इस छोटे से मुल्क को देखकर हैरान रह गए। यानी एक जगह है हमामत, एक छोटा सा शहर है जिसमें कल रात हमने रात गुजारी। एक छोटे से पोर्शन में जिसमें 2 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, वहाँ पे 70 होटल थे, 70 होटल थे, जिसमें से 51 होटल, 51 होटल जो है वो 5 स्टार थे। और इसके बाद फिर ये ट्यूनिस शहर है। मैं आपको इसका थोड़ा सा मंजर दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के वाक़यात की तरफ आते हैं कि ये वाक़यात जो हमें क्या साबित कर रहे हैं। ये जगह, जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये एक कोस्टल लाइन है। एक साइड से लेकर दूसरी साइड पर समंदर है और ये आपको समंदर की मौजों की आवाज़ें आ रही हैं। जिस जगह पे मैं हूँ, मैं अभी आपको वो मंजर भी दिखाता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि दुनिया किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है और हम किस बक में पड़े हुए हैं। हम ऐसे लगता है जैसे हम आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ना चाहते, हम कहीं भी नहीं जाना चाहते। हम एक ऐसी बक में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि जिसमें हम अपना भी बेड़ा गर्क कर लें और जो दाएँ बाएँ मौजूद मुल्क है उन सब का बेड़ा भी गर्क कर दें। तो ये एक ऐसी खौफनाक किस्म की सूरत हाल का शिकार है पाकिस्तान इस वक्त कि जिस पे सवाए रहम करने के इंसान के जहन में कोई और आइडिया नहीं आता। तो अब आप देखिए, मैं जब सुबह यहाँ पे उठा इस मंजर में जो इतना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले तो मुझे आज़म स्वाति साहब की ट्वीट्स नज़र आई। आप यकीन करें कि वो तीनों ट्वीट्स देख के मेरा त्राह निकल गया, जिसको कहते हैं ना, और मैं खौफ का शिकार हो गया कि अल्लाह रहम करे, इस मुल्क में बनेगा क्या। उसके बाद फिर मुझे आज़म स्वाति साहब की तकरीर सुनने का इत्तफाक हुआ। वो तकरीर उससे ज़्यादा खौफनाक थी। और फिर जब इन्हें गिरफ़्तार किया गया और वहाँ पे जो एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई, उससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है। मैं जिस मुल्क में मौजूद हूँ, ट्यूनिस में, इसमें आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कभी एक वक्त था कि ट्यूनिस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आइडलाइज करता था। हमने इस मुल्क की तश्कील में बहुत अहम किरदार अदा किया था। हमने यहाँ की लीडरशिप को पासपोर्ट्स दिए थे और उसके बाद इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की थी फ्रांस से, ट्यूनिस ने। आज भी इस शहर के, इस मुल्क के अंदर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के नाम से रोड है, उसका नाम ही मोहम्मद अली जना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे पितरस बुखारी जो उस वक्त मंदूब थे पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में, उनके नाम से एक सड़क मनसूब है। फिर सर ज़फ़रुल्लाह चौधरी जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे, उनके नाम से एक सड़क मौजूद है। और ये इस कदर पाकिस्तान को आइडलाइज करते थे। आज भी जब पाकिस्तान का नाम आता है, यकीन करें कि आगे बढ़ के ना सिर्फ लोग हाथ मिलाते हैं बल्कि सीने से लगने की कोशिश करते हैं। और उस पाकिस्तान जिसकी इतनी ज़्यादा इज्जत है, बिल्कुल अफ्रीका के आखिर में, पाकिस्तान से 10,000 किलोमीटर के फासले पे, वो पाकिस्तान आज कहाँ ज़िंदगी गुजार रहा है, किस सूरत हाल का शिकार है, आप खुद इसका अंदाज़ा लगाइए। अब एक सवाल ये है कि जो इमरान खान साहब या आज़म स्वाति साहब जिस तरफ बढ़ रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हम इस तजिए की तरफ आते हैं कि अल्टीमेटली हम मुल्क को लेकर कहाँ जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम इमरान खान साहब की सारी शराइत मान लेते हैं, जैसे इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, असम्बलियाँ तोड़ ली उन्होंने। उसके बाद इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ, ठीक है, फ़ौज से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें, ठीक है, फ़ौरन इलेक्शन हो गए। और इसके साथ साथ आज़म स्वाति साहब जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए या उनको सज़ा दे दी जाए, ठीक है, उनको सज़ा दे देते हैं। फिर ये कहा जाता है कि FIA के जो लोग इनके मुजरिम हैं, उन सबको गिरफ़्तार कर लिया जाए, ठीक है, उन सबको गिरफ़्तार कर लेते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जितनी 13 गवर्नमेंट्स इस वक्त, 13 सियासी जमातों की जो हुकूमत है, इन सबको फ़ारिग कर दिया जाए, ठीक है, सबको फ़ारिग कर देते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि इन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दें, ठीक है, सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते हैं। और इसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाते हैं और इलेक्शन में इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी ले जाते हैं। चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो अब सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी दिलवाए। चलिए ठीक हो गया जी, पूरी इस्टेब्लिशमेंट मिल के, सारे सिस्टम ने मिलकर इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी में दे दी, होगी इमरान खान साहब की 2/3 मेजॉरिटी। अब उनकी गवर्नमेंट भी बन गई। अब अगला सवाल ये है, फिर उस हुकूमत को, उस मुल्क को चलाएगा कौन? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो आपने ज़ाहिर है उसके साथ बिगाड़ ली। आपने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलूँगा, इस्टेब्लिशमेंट को आपने बोर्ड ऑन कर लिया। और इस्टेब्लिशमेंट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट 75% मुल्क है, यानी पाकिस्तान के
75% इदारे जो हैं वो को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है इस वक्त। तो वो 75% इदारे पाकिस्तान के नहीं चलते तो उसके बाद क्या बनेगा? फिर आपने सारी सियासी क़यादत को पकड़ के जेलों में डाल दिया और उनके जो ज़ायरीन हैं या उनके जो सियासी वर्कर्स हैं वो सड़कों पे हैं, तो फिर आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? फिर जो आपके सियासी ख्यालात हैं, जो आपके मजहबी ख्यालात हैं, उनसे दुनिया इत्तफाक नहीं करती। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो आपके जो सियासी फ़िलासफ़ी है या फिर आपकी जो रिलीजियस फ़िलासफ़ी है उसको तस्लीम नहीं करते। अब वो सब लोग बाहर आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, वो सड़कें बंद कर देते हैं, वो फैज़ाबाद पहुंच जाते हैं, TLP एक्टिव हो जाती है या TTP एक्टिव हो जाती है। तो उसके बाद आप मुल्क कैसे चलाएंगे? अब इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हम तो अब ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम तो अब मज़ीद कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार तो नहीं हैं, हम मज़ीद लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप TTP का मुकाबला कैसे करेंगे? फिर ये है कि अगर ये कह दिया जाता है कि TLP जो है उसको उठाएं, तो TLP जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, इस वक्त बड़ी हमदर्दियाँ लोगों की इनके साथ। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं बात मानती या पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? फिर पाकिस्तान को कर्जे चाहिए। अब इस वक्त जो कर्ज़ों का एक ही सोर्स है पाकिस्तान में कर्जे लाने का, और उसे हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट आपका साथ ना दे तो ना आप सऊदी अरेबिया से कर्जा ले सकते हैं, ना आप चाइना से कर्जा ले सकते हैं, ना आप अमेरिका के साथ मामला ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ भी जो ब्रिज है पाकिस्तान का और अमेरिका का वो फौज है। अब वो ब्रिज भी काम नहीं करता तो फिर आप अमेरिका के साथ मामला कैसे चलाएंगे? फिर आप सऊदी अरेबिया से पैसे कैसे मांग लेंगे? फिर आप चाइना को कैसे मजबूर करेंगे, कैसे कायल करेंगे कि वो पाकिस्तान आए और आके CPEC को मुकम्मल करें? क्योंकि इसके लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को आप बोर्ड ऑन कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम चाहिए कि अगर आप माशी एक्टिविटी चाहते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस्तेहकाम तो नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपने सबको पकड़ के जेलों में फेंका हुआ है और सबको रोज़ाना की तौर पर छतरोल हो रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि फिर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब अपनी सारी शराइत मनवा भी लेते हैं तब भी पाकिस्तान को गवर्न करना, पाकिस्तान को चलाना इनके बस की बात नहीं होगी। फिर एक नए क्राइसिस, नए क्यास आएगा। आज हमें महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब सड़कों पे हैं और इमरान खान साहब मुल्क को चलने नहीं दे। लेकिन अगर सवाल ये है कि कल को अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान कैसे चलाएंगे, तो वो मामलात को कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट चाहिए। तो क्या आप फ़ौज के अंदर अपना ग्रुप क्रिएट करेंगे? और अगर आप अपना ग्रुप क्रिएट करेंगे तो फिर फ़ौज डिवाइड हो जाएगी। जब फ़ौज डिवाइड हो जाएगी तो पाकिस्तान का जो वाहिद सुप्रीम इदारा है जिसके अंदर अभी मेरिट कायम है वो डीमेरिट हो जाएगा, उसकी वो पोजीशन नहीं रहेगी जो उसकी इस वक्त मौजूद है। तो फिर पाकिस्तान को कौन चलाएगा? तो मेरा ख्याल ये है कि हम बड़ी तेज़ी से डिज़ास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और अल्लाह इस मुल्क पर, उस मुल्क पर रहम करे, करम करे। हमें इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हम इस वक्त नहीं सोचते, किसी एक मुश्तरका मुत्तफ़िका लाहे अमल पे नहीं आते, तो यकीन करें, यकीन करें, यकीन करें, आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक है। आप कभी दुनिया को झांक कर देखें, पाकिस्तान से बाहर निकल कर देखें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को समझना चाहते हैं तो आप मुल्क से बाहर जाएं। अब ये ट्यूनिस शहर है, एक गरीब सा मुल्क है, आप यकीन करें गरीब सा मुल्क है और लोग खते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे पावर्टी लाइन भी बड़ी तगड़ी है इनकी, और इसके साथ साथ लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं है। लेकिन आप यकीन करें कि लोग इतने इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमामत शहर जिसमें कल हम गए थे उसकी आबादी 1 लाख है और गर्मियों में वहाँ 4 लाख टूरिस्ट आ जाता है, तो 5 लाख उसकी आबादी हो जाती है और कोई घर ऐसा नहीं बचता जिसके अंदर टूरिस्ट ना हो। और सारे के सारे यूरोप से आते हैं, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई इटली से आ रहा है, कोई स्पेन से आ रहा है, और सब उनके साथ एक इस्लामी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं और 3-3, 4-4 महीने रहते हैं। इसके साथ साथ ही पूरी कोस्टल लाइन है, इस पूरी कोस्टल लाइन के ऊपर रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, स्पास हैं और यहाँ पे लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर जितने टूरिस्ट पूरे साल में आते हैं यहाँ पे 1 हफ्ते में आ जाते हैं। और ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ जो आबादी है वो 98.5% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे क्रिश्चियंस भी आते हैं, यहाँ पे पूरी इस्लामी दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ पे ज्यूश आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यूश का हज होता है। ओल्डेस्ट सिनागोग जो दुनिया में है वो यहाँ पे है, त्यूनिस के अंदर।
लिहाजा पूरी दुनिया से ज्यूश यहाँ पे अपना हज करने के लिए, इबादत करने के लिए आते हैं। इसके अलावा हज़रत अक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यहाँ पे मज़ार भी, और उन्होंने यहाँ पे फ़तह किया था इसको। इसके अलावा यहाँ पे सहाबा कराम भी हैं। पूरे अफ्रीका का सबसे पुराना शहर, पुराना कैपिटल कैरवन जो मुसलमानों का है वो यहाँ पे है। यहाँ से पूरे अफ्रीका के अंदर इस्लाम फैलना शुरू हुआ था। फिर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मुल्क का नाम अफ्रीकिया था, और फिर एक वक्त आया कि पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका बन गया। लिहाजा अफ्रीका का लफ्ज़ यहाँ इस मुल्क से स्टार्ट हुआ। तो आप अगर इस मुल्क को देखें तो बड़ी हैरत होती है कि ये लोग भी तो हैं, ये भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये मुल्क आज से 11 साल पहले 2011 में यहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी। इनके सदर थे ज़ैनुल आबदीन, जिनको बिन अली कहते हैं। तो बिन अली के ख़िलाफ़ एक तहरीक यहाँ पे शुरू हुई थी, जिससे उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ था। यहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई है, फिर अरब स्प्रिंग आगे बढ़ती चली गई, फिर ये कायरो चली गई, इजिप्ट में अल तहरीर स्क्वायर शुरू हुआ, वहाँ पे हुस्नी मुबारक की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, फिर इराक अरब स्प्रिंग पहुँची, फिर सीरिया के अंदर अरब स्प्रिंग पहुँची, फिर लीबिया के अंदर अरब स्प्रिंग पहुँची। तो ये जो सारे अरब मुल्कों के अंदर जितनी तब्दीली आई वो इस मुल्क से स्टार्ट हुई। लेकिन आज 11 साल बाद ये इंतहाई स्टेबल मुल्क है, जिसमें आप जिस तरफ चले जाते हैं आपको टूरिस्ट ही टूरिस्ट नज़र आते हैं। और टूरिज़म इनकी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। पहली इंडस्ट्री इनकी एग्रीकल्चर है, ये ओलिव उगाते हैं और दुनिया में बेस्ट ओलिव जो है इनका है, और ये मैक्सिमम ओलिव्स इनके एक्सपोर्ट होते हैं। स्पेन के बाद दुनिया में दूसरा ओलिव एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क जो है वो ट्यूनिस है। और इसके साथ साथ जो दूसरी इनकी जो इंडस्ट्री है वो टूरिज़म इंडस्ट्री है, यानी पूरा मुल्क टूरिज़म पे चल रहा है और है इस्लामी मुल्क। तो जब आप दुनिया में किसी और मुल्क में जाकर देखते हैं तो फिर हमें बहुत शर्म आती है, फिर हमें महसूस होता है कि हम बहुत पीछे हैं, यानी हम ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क को खुद तबाह कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि अगर आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि आप सिस्टम के अंदर रहें, सिस्टम को डीरेल ना करें, सिस्टम को ना तोड़ें। अगर सिस्टम टूट गया तो फिर आप मुल्क में हुकूमत कैसे करें, क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट आ भी गई तो फिर आप गवर्नमेंट चला नहीं सकेंगे। तो अगर आप वाकई ही पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, और आपका ख्वाब है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया को लीड करे, तो फिर खुदा के लिए आप बाकी सब के साथ बैठें, एक मुश्तरका लाहेमल बनाएं और उसके बाद इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ें। ये जो कयास है, ये जो कन्फ्यूजन है, या ये जो सवाती साहब कर रहे हैं, इससे ये मुल्क चल नहीं सकेगा। ये मुल्क मजीद डैमेज हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा। और अगर आप ये इस मुल्क को नहीं चलाना चाहते तो फिर आप ठीक कर रहे हैं, फिर आपसे बेहतर इस मुल्क को तबाह करने वाला बंदा या कोई सियासतदान हो ही नहीं सकता था। तो आप फिर वो काम कर रहे हैं जो शेख मुजीबुर रहमान भी नहीं कर सका, जो पाकिस्तान के वो सारे लीडर्स जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते थे, जो इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते थे, वो भी नहीं कर सके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाकई लीडर बनना चाहते हैं, पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिस्टम को ब्रेक ना करें, क्योंकि ये सिस्टम ब्रेक हो गया तो फिर ये मुल्क बच नहीं सकेगा। ये याद रखिएगा, चलाना तो बहुत ही दूर की बात है।